हाय गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि आप इस स्टेटमेंट का यूज़ कीजिए या फिर इस स्टेटमेंट का यूज़ कीजिए, दोनों ही सूरत में आपको आउटपुट मिलता है geeky source। ठीक है, यानी कि आप इस स्टेटमेंट को लिखिए फिर नेम को प्रिंट कीजिए तो भी आपको geeky source मिलेगा, या फिर इस स्टेटमेंट को लिखिए और नेम को प्रिंट कीजिए तो भी आपको geeky source मिलेगा। सो दोनों में जब हमें सेम आउटपुट मिल रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। बिकॉज ये जनरली जब क्लासरूम में होते हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज़ सवाल को पूछते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सो आपको भी पता होना चाहिए कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग geeky source। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें क्या होता है। ठीक है, फिर दूसरा वाला देखेंगे तो दोनों को कंपेयर करके आप समझ पाएंगे कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग याद रखिएगा कि स्ट्रिंग यहाँ आपका एक क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट का एक सब क्लास है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप इस तरीके से अपना स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, इन दिस टू ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, वन इन हीप एरिया एंड द अदर ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल विच इज SCP एरिया एंड नेम इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू हीप ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप एरिया में, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है SCP एरिया में। हीप एरिया और SCP एरिया क्या है, हीप एरिया और SCP एरिया ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। एक समझ लीजिए कि मेमोरी है ये। ठीक है, आपके JVM द्वारा लिया गया मेमोरी है हीप एरिया में और SCP एरिया में, जहाँ वो अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, अपने वेरिएबल्स को स्टोर करता है। ठीक है, ओके। सो इसके ये जो SCP और हीप एरिया है और भी मेथड एरिया होता है, आपका स्टैक होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे JVM आर्किटेक्चर में डिटेल में। यहाँ सिर्फ इतनी जानकारी आप लोगों की काफ़ी है कि यहाँ ये स्टोर हो रहा है। ठीक है, ओके। सो इन दिस टू ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, वन इन हीप एरिया एंड अदर ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एंड नेम इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू हीप ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, पहला हीप एरिया में, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, और नेम जो कि आपका रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ इस नेम की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, नेम इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू हीप ऑब्जेक्ट। हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको पॉइंट करता है हमेशा आपका रेफरेंस वेरिएबल, जो कि इस केस में नेम है। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका हीप एरिया क्रिएट हो रहा है। जब भी आप इस स्टेटमेंट को लिखते हैं तो आपका एक हीप एरिया बनता है, मतलब हीप एरिया में ये चीज़ें स्टोर हो रही है। किस तरीके से देखिएगा, और एक SCP एरिया होता है। दोनों ही एरिया में एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का कंटेंट है आपका geeky source और इसका भी, और इसको नेम पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये हमेशा हीप के ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, SCP को नहीं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होता है SCP एरिया में। ठीक है, सो यही यहाँ लिखा गया है कि इन दिस केस दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, पहला हीप एरिया में, दूसरा SCP एरिया में, और हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट करता है नेम, जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल है, और ये हमेशा हीप एरिया वाले ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, SCP एरिया वाले ही को नहीं। इसको कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा है अभी, इन दिस केस कोई भी रेफरेंस इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल geeky source। जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि SCP एरिया में होता है, और नेम इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। SCP एरिया आपका ये है, SCP एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है geeky source, इसका कंटेंट है, और नेम जो है वो हमेशा इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसमें हीप एरिया होता ही नहीं, इसमें सिर्फ SCP एरिया होता है। इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि SCP एरिया में होता है। क्लियर है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, डिफरेंस नज़र आ गया। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन SCP इज ऑलवेज ऑप्शनल। फर्स्ट JVM will check is there any object already present in SCP with required content. If object already present, then existing object will be reused. If object not available, then only a new object will be created. दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर SCP एरिया बट नॉट फॉर दी हीप एरिया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये थ्योरेटिकली बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर, देखकर, पढ़कर, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं यहाँ इस एग्जाम्पल की तरह। जैसे कि आपने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्ट्रिंग नेम वन इक्वल न्यू स्ट्रिंग geeky source। तो ये इस स्टेटमेंट से कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और कहाँ कहाँ क्रिएट होते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ तो आप क्या मुझे जवाब देंगे? आप जवाब देंगे मुझे
कि इस स्टेटमेंट से आपका दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। पहला आपका पहला जो ऑब्जेक्ट है वह हीप एरिया में क्रिएट होगा और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वह एससीपी एरिया में क्रिएट होगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट जो कि हीप एरिया में क्रिएट हुआ है, बना है, उसको हमेशा name1 पॉइंट करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि दो एरियाज यहाँ क्रिएट हुए हैं, हीप एरिया और एससीपी एरिया। यहाँ पहला ऑब्जेक्ट बनेगा गीकी सोर्स नाम का। ठीक है, ये गीकी सोर्स नाम का ये आपका कंटेंट है, इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट है गीकी सोर्स नाम का। और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें कंटेंट है गीकी सोर्स, जस्ट बिकॉज इस स्टेटमेंट में हम लोग जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, पहला हीप एरिया में, दूसरा एससीपी एरिया में। और हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसको नेम हमेशा name1 पॉइंट करेगा। यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट से ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और स्टेटमेंट आया हमारा ये स्ट्रिंग name2 इक्वल न्यू स्ट्रिंग गीकी सोर्स। अब क्या होगा इसी एरिया में, इसी हीप एरिया में, इसी एससीपी एरिया में, बताइए कि अब क्या होगा, कहाँ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, या क्या होने वाला है। इसका भी तो देखिए यहाँ इसका रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग है, ये name1 है, ये name2 है। तो इसके लिए आपने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया, तो यहाँ भी तो ये अलग है। तो इस स्टेटमेंट के लिए क्या दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे या फिर एक ही होगा, या फिर क्या होगा, यही समझना है हमें। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से लिखते हैं इस स्टेटमेंट में, तो क्या करता है जेवीएम पहले चेक करता है। जेवीएम चेक करता है कि इज देयर एनी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट इन एससीपी विथ रिक्वायर्ड कंटेंट। रिक्वायर्ड कंटेंट मीन्स गीकी सोर्स, क्या गीकी सोर्स नाम का ऑलरेडी प्रेजेंट है एससीपी एरिया में। सबसे पहले ये हीप एरिया में तो क्रिएट हो जाना, हीप एरिया में कंपलसरी है कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो हीप एरिया में आपका ये क्रिएट होगा और इस हीप एरिया को ये name2 पॉइंट करेगा। ओके, एससीपी की जब बात आती है, एससीपी की बात आती है, तो एफसीपी में ये ऑप्शनल हो जाता है। और सबसे पहले जेबीएम चेक करता है कि क्या हीप एरिया में इसी कंटेंट का, गीकी सोर्स कंटेंट का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, पहले से प्रेजेंट है। अगर है तो ये इसी को रीयूज करता है, ये फिर से आपके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये इस तरीके से आपके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, इसलिए इसी को रीयूज करेगा। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट लेते हैं, स्ट्रिंग name3 न्यू स्ट्रिंग। अब यहाँ का कंटेंट जो है यूट्यूब है। ठीक है, तो यूट्यूब है, तो हम लोग जानते हैं कि आपने ये लिखा हुआ है, तो हीप एरिया में तो ये क्रिएट होना ही है और name3 इसको पॉइंट करेगा ऑलवेज। लेकिन क्या ये यूट्यूब अब एससीपी एरिया में क्रिएट होगा? हाँ जी, जरूर होगा। वाई? बिकॉज जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम चेक करेगा एससीपी एरिया में क्या ये ऑब्जेक्ट विथ रिक्वायर्ड कंटेंट पहले से मौजूद है, तो देखेगा कि हाँ एक ऑब्जेक्ट तो है लेकिन गीकी सोर्स कंटेंट के साथ है। यहाँ क्या है, यूट्यूब कंटेंट है, यूट्यूब कंटेंट के साथ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या करेगा, चूंकि नहीं है इसीलिए एक यूट्यूब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, विथ यूट्यूब कंटेंट। क्या समझ में आ गया? अब एक और स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रिंग name4 इक्वल गीकी सोर्स। जब आप इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हैं तब क्या होता है, तब सिर्फ एससीपी एरिया में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये जानते हैं हम लोग। सो इन दिस केस क्या करता है कि चूंकि आपने इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये सिर्फ एससीपी एरिया में ऑब्जेक्ट बनाता है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये जेवीएम क्या करेगा, चेक करेगा एससीपी एरिया में चेक करेगा कि क्या गीकी सोर्स, क्या ऑब्जेक्ट विथ कंटेंट गीकी सोर्स पहले से अवेलेबल है। हाँ है, तो ये क्या करेगा, name4 को इसको रेफरेंस डाल देगा। ठीक है, name4 इसको रेफरेंस में डाल देगा, यानी कि अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करेगा गीकी सोर्स, जस्ट बिकॉज इसके लिए इस यहाँ क्रिएट नहीं होने वाला है, बिकॉज ये पहले से अवेलेबल है, इसलिए इसको ये रीयूज करेगा। एससीपी एरिया का ये है एडवांटेज, कह सकते हैं कि इसी को रीयूज करेगा, इसी को इससे ये रेफरेंस कर देता है। ठीक है, मतलब इनिशियलाइज कर दिया हम लोग अपने भाषा में कहें तो, name4 के लिए इनिशियलाइज कर दिया इस कंटेंट को, name4 इक्वल गीकी सोर्स। जब आप name4 को प्रिंट कीजिएगा तो आपको गीकी सोर्स मिलेगा। क्लियर है? एक और स्टेटमेंट मैंने लिखा, स्ट्रिंग name5 यूट्यूब। तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम चेक करेगा कि एससीपी एरिया में मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना विद दिस कंटेंट, तो एससीपी एरिया में आकर चेक करेगा जेवीएम कि क्या एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि कंटेंट हो यूट्यूब। हाँ, इसमें चेक करता है, नहीं है, इसमें चेक करता है, हाँ है, तो ये करता है इसको name5 के रेफरेंस में डाल देता है। ठीक है, ये हमेशा इसको पॉइंट करेगा। ओके, क्लियर है? अब एक और name6 मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि सब्सक्राइब मैंने लिखा हुआ है। सब्सक्राइब मैंने लिखा है तो जेवीएम फिर से आता है एससीपी एरिया के पास। एससीपी एरिया के पास क्यों आ रहा है, हीप एरिया के पास क्यों नहीं जा रहा?
बिकॉज इस तरीके का जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो इससे सिर्फ ऑब्जेक्ट एससीपी एरिया में बनता है, हीप एरिया में नहीं। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनता है जो कि एससीपी एरिया में बनता है, एरिया में इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। सो जेवीएम आएगा, जेवीएम एससीपी एरिया में जाएगा, चेक करेगा कि क्या कोई ऑब्जेक्ट इस कंटेंट को लिए हुए है। गीकी सोर्स नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो चूंकि सब्सक्राइब नहीं है तो ये क्या करता है कि एक सब्सक्राइब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विद कंटेंट सब्सक्राइब, इसको पॉइंट कर देता है नेम 6 से, ठीक है। एक और स्टेटमेंट हमने लिखा नेम 7 इक्वल गीकी सोर्स, तो फिर से जेवीएम चेक करता है एससीपी एरिया में और यहाँ देखता है कि हाँ पहले से एक ऑब्जेक्ट मौजूद है विद कंटेंट गीकी सोर्स, ये इसी को रेफरेंस कर देता है नेम 7 से, ठीक है। सो गाइस ये पूरा इस तरीके से आपका पूरा ये वर्क करता है और ये डिफरेंसेस है। आई होप कि आप लोगों की क्लियर होगी ये सारी चीज़ें, और कब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तब क्या होगा और इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तब क्या होगा। आई होप कि इतना सारा आपको इतनी सारी जानकारी तो अभी हो गई होगी। ओके, कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, सो ये जो जेवीएम चेक कर रहा है, ये जेवीएम चेक करता है सिर्फ एससीपी एरिया में, हीप एरिया में नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि हीप एरिया में जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ गीकी सोर्स है तो यहाँ भी गीकी सोर्स है, लेकिन एससीपी एरिया में डुप्लीकेट आपको नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट यहाँ नहीं मिलता है। देखिए डुप्लीकेट अगर होगा तो वो उसी को रीयूज़ करेगा, सॉरी अगर पहले से मौजूद है तो वो उसी को रीयूज़ करेगा, लेकिन उसी के जैसा कोई और क्रिएट करने वाला नहीं है। यहाँ सभी आपको यूनिक मिलेंगे, लेकिन हीप एरिया में आपको डुप्लीकेट मिल सकता है, ठीक है। ओके, आई होप कितना क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, गार्बेज कलेक्टर की बात करते हैं। आई थिंक कि गार्बेज कलेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी गार्बेज कलेक्टर के बारे में दे देता हूँ यहाँ से। कि गार्बेज कलेक्टर का मतलब क्या होता है कि गार्बेज कलेक्टर, जो गार्बेज होते हैं उसको कलेक्ट करने वाला गार्बेज कलेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो गार्बेज यहाँ हमारे प्रोग्राम में गार्बेज कौन है, गार्बेज वह होते हैं जिन ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं होता है, जिन ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं होता है, जिन ऑब्जेक्ट का कोई जो ऑब्जेक्ट यूजलेस हो जाते हैं उन्हें हम लोग गार्बेज कहते हैं, ठीक है। तो उन गार्बेज को डिस्ट्रॉय करके फिर से मेमोरी एलोकेट करना, मतलब मेमोरी को फ्री करना गार्बेज कलेक्टर का काम होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस में डी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते थे इसके लिए। कंस्ट्रक्टर क्या करता था, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता था और डी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को फ्री करता था, फ्री और डिलीट का यूज़ करते थे हम लोग इस तरीके से कुछ। ओके, सो यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं है, यहाँ गार्बेज कलेक्टर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक काम करता है जावा में। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट यूजलेस हो जाता है या फिर कोई उसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है तो वह यूजलेस माना जाता है, और गार्बेज कलेक्टर क्या करता है उसको फ्री कर देता है, ठीक है, और आपके लिए मेमोरी स्पेस बनाता है। ओके, ये बहुत ही एक एडवांटेज फीचर है जावा का। ओके, सो गार्बेज कलेक्टर इज नॉट अलाउड टू एक्सेस एससीपी एरिया। गार्बेज कलेक्टर एससीपी एरिया में अलाउ नहीं है। Hence, even though object doesn't contain reference variable, it is not eligible for GC if it present in SCP area। स्टेटमेंट में लिखा गया कि गार्बेज कलेक्टर, ये जो गार्बेज कलेक्टर है ये SCP एरिया को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये गार्बेज कलेक्टर इस एरिया में नहीं घुस सकता, इस एरिया में नहीं आ सकता, इसको यहाँ बैन कर दिया गया। ये बैन है कि यहाँ कोई भी गार्बेज कलेक्टर नहीं आएगा इस एरिया में। मे बी ऐसे लोग रहते होंगे जिनको अच्छा लगता है गार्बेज। ओके, सो इन्होंने गार्बेज कलेक्टर को बैन कर दिया हुआ है। सो जब भी ये आएगा यहाँ एक्सेस करने के लिए तो इसको मिलेगा कि ये नॉट अलाउड है, यहाँ नॉट अलाउड है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात कि एससीपी एरिया में गार्बेज कलेक्टर का अलाउ नहीं है। यहाँ से वह न तो किसी ऑब्जेक्ट को फ्री कर सकता है और ना ही किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। चाहे उसको इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल हो या फिर ना हो। हम लोगों ने अभी बात किया कि गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जिसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं रहता है उसको ऑब्जेक्ट को यूजलेस मानता है और इसको फ्री करता है। लेकिन इन एससीपी एरिया इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, फिर भी गार्बेज कलेक्टर आकर इसको फ्री नहीं कर सकता है इस मेमोरी को, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन है कि अगर एससीपी एरिया में जितने ऑब्जेक्ट्स वो कभी फ्री नहीं होंगे तो कभी ना कभी तो ये मेमोरी फुल हो जाना, ये भी तो एक मेमोरी है, तो मेमोरी तो फुल हो ही जाना है। उस केस में आपका क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन हो या फिर एप्लीकेशन हो, वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी सॉल्यूशन दिए गए हैं। सो देखते हैं आगे कि उसके लिए क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। ऑल एससीपी ऑब्जेक्ट will be destroyed automatically at the time of JVM shutdown
If it is not application, it is a web application, then the object will be destroyed when server shut down. So server schedule restart required for every web application to overcome memory problem. समझ में नहीं आया? चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपका कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है, चूँकि जस्ट बिकॉज एससीपी एरिया में गार्बेज कलेक्टर आकर आपके ऑब्जेक्ट को फ्री नहीं कर सकता, तो जब भी आपका जेवीएम शट डाउन होगा, आपका जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मेमोरी फ्री हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अगर इन केस आपका अगर ये एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन है तो उस केस में क्या होगा, वेब एप्लीकेशन केस में आपको अपना सर्वर शट डाउन करना पड़ेगा। अब जैसे अपना सर्वर शट डाउन करेंगे तो आपका जो एससीपी एरिया है वो आपका जितने भी ऑब्जेक्ट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन सर्वर को शट डाउन करना अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज ये वेब एप्लीकेशन है, किसी भी वक्त कोई भी आपका वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा होगा और आप अपने सर्वर को शट डाउन कर दीजिएगा तो उस पर आपके क्लाइंट पर, आपके जो कस्टमर्स हैं उन पर, जैसे कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस वक्त अगर आपका जो सर्वर शट डाउन हो जाए तो आपका ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, तो इससे तो बैड इफेक्ट पड़ेगा आपके कस्टमर पर और जो भी आपके क्लाइंट हैं उस पर। तो सर्वर को शट डाउन इस तरीके से नहीं किया जाता, सर्वर को शट डाउन किया जाता है स्टैंड बाय रख के, यानी कि एक सर्वर को स्टार्ट किया जाता है और दूसरे सर्वर को बंद किया जाता है, फिर दूसरे सर्वर को स्टार्ट किया जाता है, फिर तीसरे सर्वर को क्लोज बंद किया जाता है। ओके सो इस तरीके से मतलब शेड्यूल रीस्टार्ट जो होता है सर्वर का वह हमेशा होना चाहिए, जिससे कि आपका जो एससीपी एरिया है वो हमेशा फ्री हो सके, जो भी यूजलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके फ्री हो सके। ओके गाइज, सो इतना ही इन दोनों के डिफरेंस में, और इन दोनों को आई होप कि आप लोगों ने हीप एरिया और एससीपी एरिया को अच्छे तरीके से समझा होगा इसमें। ओके सो आई होप कि आपको स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग विकी सोर्स और स्ट्रिंग नेम इक्वल विकी सोर्स दोनों के बीच डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।